नमस्कार, आपका साधक अंशित योगा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको योगासन करने के पहले किन किन सूक्ष्म एवं स्थूल व्यायामों को करते हैं उसके बारे में बताएंगे तथा सूक्ष्म एवं स्थूल व्यायामों के लाभ एवं सावधानियों के बारे में भी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। योगासन करने के पूर्व सदैव हमें सूक्ष्म एवं स्थूल यौगिक क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इन सूक्ष्म क्रियाओं के करने के बाद हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र तेजी से कार्य करने लगता है, जिस कारण हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से एवं चैतन्य अवस्था में कार्य करने लगते हैं। सूक्ष्म एवं स्थूल यौगिक क्रियाओं से हमारे शरीर के बहुत सारे रोगों का भी नाश हो जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि शरीर के हर अंग का इसमें परिचलन किया जाता है, अर्थात शरीर के हर अंग का इसमें मूवमेंट किया जाता है, जिस कारण हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं तथा उन सभी अंगों में हमारे रक्त का प्रवाह बहुत ही अच्छी तरह से होने लगता है, जिससे हमारे शरीर की तथा हमारे अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। योग करने के पहले अर्थात आसनों को करने के पहले सदैव इस बात का ध्यान रखें कि आसनों को सीधे ही यूं ना शुरू कर दें, क्योंकि जब कभी भी आप आसनों को सूक्ष्म एवं स्थूल क्रियाओं के बगैर यूं ही स्टार्ट कर देते हैं या शुरू कर देते हैं तो आप सदैव देखेंगे कि आपको आपकी बॉडी में स्टिफनेस फील होगी, आपको आपका शरीर भारी भारी सा प्रतीत होगा, आपको आपके आसन करने में असुविधा महसूस होगी। और जब कभी आप इन सभी स्थूल एवं सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं को करके आसनों को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बात हमेशा देखनी चाहिए, आप इसको खुद भी वॉच कर सकते हैं कि जब कभी आप सूक्ष्म एवं स्थूल यौगिक क्रियाओं को करेंगे तो उसके बाद अगर आप आसन करते हैं तो आपका शरीर पहले से अधिक कार्य क्षमता वाला बन जाता है, उसमें और भी ज़्यादा मूवमेंट बढ़ जाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण सूक्ष्म एवं यौगिक क्रियाओं के बारे में बताएंगे जो हमेशा छोटे आसनों के पहले करनी चाहिए। सबसे पहले सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं, तत्पश्चात स्थूल यौगिक क्रियाएं, उसके बाद हमें छोटे आसनों को करना चाहिए, फिर हमें बड़े आसनों की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वे सूक्ष्म एवं स्थूल यौगिक क्रियाएं कौन सी हैं। धन्यवाद। आइए अब हम जानते हैं उन स्थूल एवं सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं को। सर्वप्रथम अपनी गर्दन को इस तरह से आगे एवं पीछे रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। तत्पश्चात अपनी दाहिनी तथा बाईं तरफ गर्दन को इस तरह से घुमाएंगे। गर्दन को ग्रीवा कहते हैं, इसलिए इस विधि का नाम है ग्रीवा संचलन। तत्पश्चात अपनी गर्दन को दाईं तथा बाईं तरफ इस तरह से झुकाते हुए ये क्रिया करेंगे। तत्पश्चात ग्रीवा को अर्थात गर्दन को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद अपनी गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। गर्दन को का रोटेशन जो होता है, नेक रोटेशन को हम ग्रीवा संचलन कहते हैं। तत्पश्चात स्कंध संचलन अर्थात कंधों की यौगिक क्रियाएं, ये सभी सूक्ष्म व्यायाम में आते हैं। सर्वप्रथम अपने कंधों को इस तरह से करने के बाद द्वितीय विधि अपने कंधों का इस तरह से रोटेशन करेंगे, पहले आगे की ओर, तत्पश्चात पीछे की ओर। इसके बाद इस तरह से दोनों हाथों को खोलते हुए पहले आगे पूरे हाथों को रोटेट करेंगे, तत्पश्चात अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर रोटेट करेंगे। तत्पश्चात चौथी कंधे की सूक्ष्म यौगिक क्रिया यह वाली है।
उसके बाद पांचवी सूक्ष्म यौगिक क्रिया। ये सभी यौगिक क्रियाएं आपके कंधे की अकड़न एवं जकड़न को दूर करती हैं। तत्पश्चात हाथ की यौगिक क्रियाओं को करेंगे। इस तरह से दोनों हाथों को खोलकर पहले साइड में खोलकर करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों हाथों को बगल में खोलकर करेंगे। तत्पश्चात अपनी कलाइयों को रोटेशन के बाद अपने हाथ के पंजों का मूवमेंट एवं रोटेशन इस तरह से करेंगे। हमारी कलाइयाँ मणिपुर बंध के नाम से जानी जाती हैं तथा हाथों को हस्त के नाम से कहा जाता है। हस्त संचलन एवं मणिपुर बंध संचलन। तत्पश्चात कमर के रोटेशन में आएंगे। कमर को हम कटी के नाम से जानते हैं। पहली यौगिक क्रिया है कटी चक्रासन। इसमें हम अपनी कमर को घुमाते हुए एक चक्र के भांति सर्कल बनाते हैं, इसलिए इसे कटी चक्रासन के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करके पहले राइट साइड नीचे जाएंगे, एक्सहेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए, और श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर आएंगे, अर्थात इनहेल करते हुए। तृतीय यौगिक क्रिया कमर की, जिसमें हम अपनी कमर पे हाथों को रखकर पीछे की ओर अपने शरीर को बेंड करते हैं, अर्थात मोड़ते हैं। तत्पश्चात चौथी यौगिक क्रिया है जिसमें हम श्वास भरते हुए हाथ ऊपर करते हैं तथा श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ बेंड करते हैं, अर्थात मोड़ते हैं। हर सूक्ष्म यौगिक क्रिया को कम से कम 10 से 20 बार जरूर दोहराएं। शुरुआत में अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, जितनी भी बार कर पाएं, फिर इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं। तत्पश्चात अपनी जांघों को खोलने के लिए इस यौगिक क्रिया को करेंगे। ठीक इसी तरह से इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखने के बाद अपनी पंजों के बल उठेंगे तथा एड़ियों को हवा में उठाएंगे। ये आपकी काफ मसल के लिए बहुत अच्छी यौगिक क्रिया होती है। तत्पश्चात अपने पैर के पंजों के रोटेशन एवं मूवमेंट करेंगे। इसके बाद हनुमान दंड बैठक। ये हमारी स्थूल यौगिक क्रियाएं हैं। सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हमारे गर्दन से लेकर पैर के पंजों तक समाप्त करने के बाद ये स्थूल यौगिक क्रियाएं करेंगे। हनुमान दंड के बाद यौगिक दौड़। यौगिक दौड़ का अभ्यास हमें इसी तरह से करना है। तत्पश्चात अपने हिप्स ओपनिंग के लिए, अपने ग्लूट की मसल्स को खोलने के लिए पहले अपने पैर को सामने की ओर खोलेंगे। तत्पश्चात अपने पैरों को साइड में खोलेंगे। हाथों की स्थिति यह होनी चाहिए और उसके बाद अपने पैरों को इस तरह से पीछे की ओर खोलेंगे, जिससे आपके ग्लूट मसल्स पूरी तरह से खुल जाती है। सूक्ष्म एवं स्थूल यौगिक क्रियाओं से आपके शरीर में रक्त का परिसंचरण तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है, जिस वजह से आप सभी प्रकार के आसनों को आसानी से कर पाते हैं। पैरों को आगे, साइड में तथा पीछे खोलने के बाद इसकी पुनरावृत्ति इसी तरह से दूसरी तरफ से भी करेंगे। बैलेंस को थोड़ा बनाकर रखें।
शुरुआत में बिगिनर्स का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ सकता है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं, अभ्यास करते करते बैलेंस बनने लगता है। तत्पश्चात दंड आसन में बैठकर चक्की चलन आसन को इस तरह से करेंगे। चक्की चलन आसन को दो तरह से कर सकते हैं। पहली स्थिति में दोनों हाथों को यथासंभव सीधा रखने का प्रयास करते हैं। पहले क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, तत्पश्चात एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। और दूसरी स्थिति में हम अपने एल्बोस को यानी कोहनियों को मोड़ भी सकते हैं। इसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तत्पश्चात नौका संचलन स्थूल यौगिक क्रिया को इस तरह से करेंगे। पहले आगे की ओर, फिर पीछे की ओर। जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक्सेल करेंगे यानी श्वास को छोड़ेंगे बाहर की तरफ, और जब पीछे की तरफ आएंगे तब इनहेल करेंगे, अर्थात श्वास को अपने फेफड़ों में भरेंगे। तत्पश्चात हाफ पुशअप्स, यह चतुरंग दंडासन का एक प्रकारांतर है। इसको करने से हमारी भुजाएं, कलाइयाँ एवं कंधे मजबूत बनते हैं। तत्पश्चात पीठ के बल लेटकर अपने पैरों का इस तरह से संचलन करेंगे। अपने पैरों से एक सर्कल बनाएंगे, पहले दाईं से बाईं तरफ, तत्पश्चात बाईं से दाईं तरफ, अर्थात पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। पद संचलन क्रिया। तत्पश्चात यौगिक साइकिल, इस तरह से लेटकर पहले आगे की ओर हम साइकिल चलाएंगे, तत्पश्चात हम पीछे की ओर साइकिल चलाएंगे। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। इस तरह से भी हम चला सकते हैं और इस तरह से भी हम साइकिल के पैडल मार सकते हैं। पहले आगे की ओर, तत्पश्चात पीछे की ओर। इसके बाद अगली यौगिक क्रिया है, अगला स्थूल व्यायाम है उत्तान पाद आसन, जिसमें पैरों को 45 डिग्री के एंगल तक उठाकर धीरे धीरे ले जाते हैं और तत्पश्चात धीरे धीरे अपने पैरों को जमीन से बस थोड़ा सा ऊपर रखते हुए नीचे लाते हैं। जिन लोगों को कमर में किसी तरह की समस्या है तो वे अपने दोनों हाथों को कमर के नीचे इस तरह से लगा करके भी कर सकते हैं, जिससे आपकी कमर में थोड़ा कम स्ट्रेस आएगा, कम प्रेशर पड़ेगा, आपके कमर पे दबाव कम पड़ेगा। इन सभी यौगिक क्रियाओं के बाद जिनको घुटने में कुछ समस्या है तो वे दंड आसन में बैठकर अपने पैर के पंजों को पहले क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट कर सकते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तत्पश्चात पंजों को आगे पीछे इस तरह से चलाएंगे। फिर अपनी थाइस को टाइट एवं ढीला छोड़ेंगे, जिससे उनके घुटनों के मूवमेंट हो। तो ये थी वे सभी सूक्ष्म एवं स्थूल यौगिक क्रियाएं जिनको आसनों के पहले सदैव करना चाहिए। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.